गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं दिनेश कुमार, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय पन्ना। आज की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फुटबॉल। तो फुटबॉल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या क्या मेन बातें हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फुटबॉल के बारे में। तो फुटबॉल का इतिहास, तो इसके बारे में हम पढ़ते चलेंगे और आप ध्यान से सुनेंगे और जहाँ नहीं समझ में आएगा उसको हम समझाएंगे। तो इतिहास, हिस्ट्री। संसार में फुटबॉल का खेल शुरू से ही अत्यधिक लोकप्रिय रहा है। फुटबॉल की शुरुआत के संबंध में अनेक धारणाएं हैं। फुटबॉल खेल विशेषज्ञों के विचार से फुटबॉल रोम का एक प्रसिद्ध खेल था, लेकिन आधुनिक फुटबॉल इंग्लैंड में ही विकसित हुई है। सन 1904 ईस्वी में फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का गठन हुआ। सन 1930 में फुटबॉल का विश्व कप, वर्ल्ड कप शुरू हुआ तथा सन 1951 में फुटबॉल को एशियाई खेलों में प्रथम बार शामिल किया गया। तो बच्चों, यहाँ हम बता दे रहे हैं कि जो बताया गया है कि सन 1951 ईस्वी में फुटबॉल को एशियाई खेलों में शामिल किया गया। तो जो हमारा एशियाई खेल है, प्रथम एशियाई खेल की शुरुआत ही 1951 ईस्वी में हुई, वो भी भारत से हुई। दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल शुरू हुआ 1951 में, जिसमें फुटबॉल को प्रथम एशियाई खेलों में ही शामिल किया गया। तो आगे बढ़ते हम देखते हैं। 1951 एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। जो पहला हमारा एशियाई खेल था उसमें फुटबॉल को शामिल किया गया और भारतीय फुटबॉल टीम 1951 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। फुटबॉल को एशियाई खेलों में प्रथम बार शामिल किया गया और 1951 में एशियाई खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 1948 तथा 1956 के ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया। तो बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे इस चीज़ का कि बहुत सारे लोगों को अभी ये पता नहीं है कि हमारी भारतीय फुटबॉल टीम जो है वो ओलंपिक में भाग ली है, पार्टिसिपेट की है। तो बहुत सारे लोगों से अगर आप अभी पूछेंगे जैसे कि हमारी भारतीय फुटबॉल टीम कभी ओलंपिक में शामिल हुई है या भाग ली है, तो लोग नहीं बता पाते हैं। तो यहाँ आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि भारत ने 1948 तथा 1956 के ओलंपिक खेलों में भी भाग लिया। 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत ने एशिया का पहला ऐसा देश था जो फुटबॉल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचा। आप यहाँ ध्यान देंगे इस बात का कि 1956 के ओलंपिक खेलों में भारत एशिया, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप से यही एक टीम ऐसी थी जो ओलंपिक खेलों में क्या है कि देखिए, आप यहाँ से देखेंगे कि भारत एशिया का पहला ऐसा देश था जो फुटबॉल की प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंचा। एशिया महाद्वीप का भारत ही पहला ऐसा देश था जो 1956 के ओलंपिक में फुटबॉल खेल में सेमीफाइनल तक पहुंचा। भारत की यह प्राप्ति फुटबॉल के क्षेत्र में आज भी सर्वोच्च मानी जाती है। मतलब कि इससे बढ़िया प्रदर्शन आज तक भारतीय टीम ने
फुटबॉल खेल में नहीं किया था। 1956 के ओलंपिक खेलों में एशिया की पहली ऐसी टीम है भारत जिन्होंने सेमीफाइनल तक पहुंचा है। अब बच्चों आपको हम दिखाएंगे फुटबॉल का जो ग्राउंड है, फुटबॉल का ग्राउंड। तो फुटबॉल का ग्राउंड जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ऊपर लिखा है जो है 100 से 120 गज, जो है 100 to 120 यार्ड। 100 से 120 गज जो है इसकी लंबाई है, इसकी फुटबॉल ग्राउंड की। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ देखेंगे 50 से 100 गज, 50 से 100 गज इसकी चौड़ाई है। अब इसके हम एक एक पार्ट को आपको बताएंगे। जैसा कि हमने लंबाई देख लिया कि 100 से 120 गज लंबाई है, 50 से 100 गज चौड़ाई है। अब आप यहाँ देख रहे हैं गोल पोस्ट लिखा हुआ है। गोल पोस्ट जो है वो होता है 8 फीट, उसकी नीचे लंबाई होती है। जो एक क्रॉस बार के ऊपर लिखा है गोल पोस्ट की चौड़ाई 8 गज और गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है वो 8 फीट है। और फिर आप देखेंगे जो गोल एरिया है 6 गज गुणे 20, मतलब कि 6 गज इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है इसकी है 20 गज। मतलब कि यहाँ आप देख पाएंगे कि 6 गज जो है यहाँ से सामने ग्राउंड की तरफ जो लाइन है वो 6 गज है। और फिर जो इसकी चौड़ाई है जो सामने ग्राउंड के सामने फेस है जहाँ गोल एरिया लिखा है वो कितना है 20 गज। तो इसको हम आपको समझाना चाहते हैं कि आप देखेंगे यहाँ साइड में विक्टर दिया हुआ है 6 गज का, 6 गज इस तरफ हुआ और 6 गज गोल के दूसरी तरफ हुआ, गोल पोस्ट के। और उसके बाद 8 गज हमारा गोल पोस्ट हुआ। तो 6 × 2 12, 12 + 8 20। तो 6 गज इसकी लंबाई हुई और चौड़ाई हुई 20 गज। मीन्स 6 × 20 यार्ड क्या होगा गोल एरिया। अब उसके बाद जो हमारा है पेनाल्टी एरिया 18 × 44 यार्ड, 18 × 44 यार्ड। तो आपको यहाँ हम दर्शा देना चाहते हैं कि 18 ये होगा 6 यार्ड जो है हमारा गोल एरिया है और उसमें 12 यार्ड प्लस किया गया है किसके लिए, पेनल्टी एरिया के लिए। तो ये हो गया 18 यार्ड। तो ये 18 यार्ड सामने निकलेगा जो लाइन है ग्राउंड की तरफ, और उसके बाद हो जाएगा आपका वही प्लस होगा 18 × 2 36, और 36 में हम 8 यार्ड और जोड़ देंगे तो 44 यार्ड होगा। तो इस प्रकार से हमारा गोल एरिया और पेनाल्टी एरिया हुआ। और ये जो डॉटेड है, डॉटेड जो लाइन दी गई है ये हमारा पेनाल्टी एरिया के लिए है। जब हमको पेनाल्टी मतलब दी जाती है तो इस तरफ हम आपको दर्शा देते हैं कि देखिए यहाँ जो है पेनाल्टी स्पॉट, जो पेनाल्टी स्पॉट के लिए विक्टर दिया गया है ये है 10 यार्ड। और ये जो है यहाँ से ये 1 यार्ड का जो विक्टर जहाँ 10 यार्ड लिखा वहाँ से वो हाफ सर्कल जो दिया गया है वो पेनाल्टी एरिया के लिए है। अब ये जो बीच में सर्कल है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से क्या करते हैं, फुटबॉल का खेल जब शुरू होता है तो यहाँ बीच में जो विक्टर दिया गया है यहाँ पर गेंद रखी जाती है और यहाँ से फॉरवर्ड पास से स्टार्ट किया जाता है खेल। तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ का खिलाड़ी जो है जब टॉस होगा मैच में तो जो टॉस जीतने वाला खिलाड़ी होगा उसको पहले अवसर दिया जाएगा कि आप कोर्ट चूज करेंगे, मीन्स फुटबॉल का ग्राउंड का साइड चूज करेंगे या फिर किक ऑफ लेंगे। किक ऑफ जो फॉरवर्ड पास से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं किक ऑफ। तो ये जो सर्कल है 10 यार्ड का इसी के बीच से स्टार्टिंग होती है और फॉरवर्ड पास से होती है। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि जो फुटबॉल खेल की शुरुआत है उसको बोलते हैं किक ऑफ।
किक ऑफ से शुरुआत की जाती है और फॉरवर्ड पास से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि क्या खिलाड़ी फॉरवर्ड पास से सीधे गोल कर सकता है? तो हाँ, खिलाड़ी डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एक ही किक में गोल कर सकता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ग्राउंड के बारे में समझ में आ गया होगा। तो वो जो किनारे में कोने में देख रहे हैं फ्लैग लगा हुआ है, हम फ्लैग के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो कोने में फ्लैग लगा है, ये फ्लैग पोस्ट में फ्लैग लगाया जाता है। इस पोस्ट की ऊंचाई जो है, झंडे की ऊंचाई जो है, जिस स्टिक में झंडा लगाया जाता है, इस झंडे की ऊंचाई है 5 फीट 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और उसमें फ्लैग लगा रहता है। और यहाँ कॉर्नर पे 1 यार्ड मीन्स 1 गज का कोने में एक सर्कल बनाया जाता है। जहाँ हमारा फ्लैग पोस्ट लगा है, यहाँ से कोने में सर्कल बनाया जाता है। वो क्या है? वो कॉर्नर किक के लिए है। जब भी किसी भी टीम को कॉर्नर किक दी जाती है तो उसी सर्कल से, जो हाफ सर्कल होता है, उसी सर्कल के अंदर गेंद रख के खिलाड़ी किक करता है। ये हो गया हमारा ग्राउंड के बारे में। अब हम चलते हैं पॉइंट के बारे में, कि देखेंगे मेजरमेंट और चीज़ें क्या है जो एक एक लाइन में हम पढ़ते हैं। मुख्य टिप्स एक दृष्टि में, मेन टिप्स आप एट ए ग्लांस मीन्स मेन पॉइंट हम पढ़ेंगे फुटबॉल के बारे में। तो अब यहाँ हम समझेंगे, जैसे लिखा है फुटबॉल। पॉइंट नंबर 1 में है फुटबॉल के मैदान की लंबाई। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, 100 से 120 गज, 100 से 120 गज क्या है? फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई। और दूसरा पॉइंट है फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई। फुटबॉल के मैदान की चौड़ाई जो है वो है 50 गज से 100 गज। मीन्स अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई 100 to 120 यार्ड और चौड़ाई जो है 50 to 100 यार्ड। अगला पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है, फुटबॉल के मैदान का आकार। फुटबॉल के मैदान का आकार जो है वो कैसा रहेगा? आयताकार। तो आप लोग समझते ही हैं कि आयताकार कैसा है। जिस प्रकार से हमारी माचिस की डिबिया होती है, जो माचिस का डिब्बा आता है जिसमें स्टिक रहती हैं, तो उसी मॉडल में हमारा जो है फुटबॉल का ग्राउंड होता है। पॉइंट नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैदान का नाप। जो इंटरनेशनल होते हैं उसके लिए मेजरमेंट बताया गया है। तो हम देखते हैं कि फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मैदान की नाप। तो इसमें जो बताया गया है, अधिकतम जो लंबाई है इसमें दिया गया है अधिकतम 110 मीटर से 75 मीटर और न्यूनतम 100 मीटर से 64 मीटर। अब मीटर लंबाई होगी और 75 मीटर चौड़ाई होगी। किसकी? फुटबॉल मैदान की। जो वहाँ यार्ड में ऊपर पढ़ाया गया है उसको यहाँ मीटर में बताया गया है कि अधिकतम 110 मीटर गुणे 75 मीटर। मीन्स अगर इंटरनेशनल लेवल पर जो बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 110 मीटर यदि फुटबॉल मैदान की लंबाई है तो 75 मीटर उसकी चौड़ाई रखना जरूरी है। या ये अधिकतम हो सकता है कि 110 मीटर से लंबा नहीं होगा और 75 मीटर से चौड़ा नहीं होगा। न्यूनतम के लिए है 100 मीटर लंबाई होगी और 64 मीटर चौड़ाई। इससे कम लंबाई चौड़ाई नहीं हो सकती। अगला पॉइंट जो है फुटबॉल का भार। फुटबॉल की परिधि, जो फुटबॉल गेंद है उसकी परिधि। पॉइंट नंबर 5 में फुटबॉल गेंद की जो परिधि है वो कितनी है? 27 से 28 इंच। जो हमारा फुटबॉल गेंद होता है जिसको हम खेलते हैं, उसकी परिधि जो है वो है 27 से 28 इंच।
अगला पॉइंट जो है फुटबॉल का भार, मीन्स जो फुटबॉल की गेंद है, फुटबॉल गेंद है जो, उसका वेट ऑफ फुटबॉल। तो इसमें पूछा गया है, तो इसको फुटबॉल गेंद का भार जो है औंस में देखेंगे तो 14 से 16 अंश है, और ग्राम में देखेंगे तो 396 ग्राम से 453 ग्राम है, जो है 396 ग्राम टू 453 ग्राम। 396 से 453 ग्राम क्या है, फुटबॉल गेंद का भार है। अगला पॉइंट जो है हमारा, यह है फुटबॉल की टीम के लिए खिलाड़ियों की संख्या। जो एक फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है वो पूछा गया है। तो फुटबॉल की टीम के लिए खिलाड़ियों की संख्या वो कितनी है, 11 + 7, 11 खिलाड़ी प्लेइंग होते हैं, और एक्स्ट्रा जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7। तो मीन्स टोटल हो गए 18 खिलाड़ी होते हैं किसमें, फुटबॉल टीम में। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा, उसके बाद दिया है 11 + 12, मतलब 11 खिलाड़ी प्लेइंग होंगे और अतिरिक्त होंगे 12, तो टोटल 23 खिलाड़ी होंगे। एक कब दिया गया है, ये फीफा वर्ल्ड कप 2014 में, जो फीफा वर्ल्ड कप 2014 में हुआ था, उसमें जो है कुछ रूल्स चेंज किए गए थे। जो मैक्सिमम जो हमारा जो पहले से रूल्स है उसमें क्या है, 11 + 7 मीन्स 18 खिलाड़ी ही रहेंगे। लेकिन जो 2014 का फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें कुछ नए रूल्स आए थे, जिसके अंतर्गत प्लेइंग 11 और एक्स्ट्रा 12, तो टोटल 23 हुए। और यहाँ लिखा भी है 2014 फीफा विश्व कप के लिए। तो बच्चों, आशा है कि इस प्रकार से आपको ये समझ में आया होगा जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट्स ऑफ फुटबॉल। अब हम आगे चलते हैं। तो अगले पॉइंट पे है, पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, 8 पॉइंट में है मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। मीन्स अगर एक्स्ट्रा हमारे पास कितने हैं, 7, 11 + 7 18 हैं, तो उसमें एक मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं 3। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे पास 7 एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, जिसमें 3 ही बदले जा सकते हैं एक मैच के दौरान। एक मैच में किसी को चोट लगती है, कोई और प्रॉब्लम होती है, तो 3 खिलाड़ी बदले जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, मैच में खेल का समय। जो फुटबॉल मैच है उसमें खेल का समय कितना होता है, तो उसको हम आपको बताना चाहते हैं। क्यों, 45 मिनट का 2 हाफ होगा, 45 मिनट के 2 हाफ होंगे। मीन्स टोटल खेल 90 मिनट का होगा। मैच में मध्यांतर मीन्स हाफ टाइम के बाद, जैसे आधा खेल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है कितने मिनट का उनको रेस्ट दिया जाएगा कि अगला हाफ स्टार्ट किया जाए। तो मैच में मध्यांतर जो इंटरवल है वो कितने मिनट का होता है, 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट का होता है। तो आप इसको समझिए कि अधिकतम ही होता है। 45 मिनट अगर खिलाड़ी खेला है तो जब उसको रेस्ट दिया जाता है तो 10 मिनट का, मीन्स ऐसे 5 to 10 मिनट इसलिए दिया गया है कि जैसे छोटे लेवल पे मैच होते हैं, स्कूल लेवल पे होते हैं या नेशनल लेवल पे भी होते हैं, और जैसे बहुत सारी टीमें हैं उनके पास टाइम कम है, उनका शेड्यूल फिक्स है, तो उसमें 5 मिनट का भी ब्रेक दे सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर 10 मिनट का ही ब्रेक दिया जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, निरीक्षण करने वाले अधिकारी। क्या है, निरीक्षण करने वाले अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं कि मैच में ग्राउंड सही है कि नहीं, इन सब अधिकारियों के लिए पूछा गया कि निरीक्षण करने वाले अधिकारी कितने होते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं एक रेफरी होगा जो मैच का संचालन करेगा,
उस रेफरी के सपोर्ट के लिए 2 लाइनमैन होंगे जो ये देखेंगे कि बॉल किस जगह से बाहर गई है, तो उनको वहाँ से फ्री थ्रो दिया जाएगा। जो खिलाड़ी दोनों हाथ से पकड़ के उसी जगह से हाथों से थ्रो करेगा, दोनों पैर जमीन पे रहेंगे नहीं। एक टेबल अधिकारी होता है जो टेबल पे बैठा रहता है और टाइम भी देखता रहता है कि कितना हुआ। वो टेबल अधिकारी जो है वो फुटबॉल की गेंद हाथ में टेबल पे लेके बैठा रहता है। जैसे टाइम अप होता है ऑफ होता है, वैसे वो फुटबॉल को हाथ से टेबल पर से उठा लेता है और एक व्हिसिल देता है, तब रेफरी मैच को रोकता है। अगला पॉइंट है गोल पोस्ट की ऊंचाई। जो हमने गोल पोस्ट देखे थे उसमें जो गोल पोस्ट की ऊंचाई आपको मैंने बताया था वहाँ की कितनी ऊंचाई होती है, तो उसको हम बता दे रहे हैं यहाँ कि 2.44 मीटर। कितना है? 2 मीटर 44 सेंटीमीटर क्या है फुटबॉल गोल पोस्ट की ऊंचाई, जो ज़मीन से ऊपर क्रॉस बार होता है, जो ये दर्शाता है कि फुटबॉल गोल हुआ कि नहीं हुआ। और पीछे नेट भी लगा होता है, कभी कभी पता नहीं चलता है कि अगर क्रॉस बार के ऊपर से फुटबॉल गई है तो समझ नहीं आता, तो इसलिए पीछे नेट लगा होता है तो उससे पता चले कि अगर क्रॉस बार के नीचे से बॉल गई है तो नेट में रुक जाएगी। तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 2.44, 2 मीटर 44 सेंटीमीटर मीन्स 8 फीट। आपको ये भी हम बता सकते हैं 2.44 का एक अलग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसा कि मैंने एथलेटिक्स में आपको पढ़ाया है, रनवे में पढ़ाया है। किसी भी रनवे या किसी भी एथलेटिक्स लेन की जो चौड़ाई है वो कितना है? 1.22 मीटर। 1.22 मीटर मीन्स 4 फीट। तो यहाँ 2.44 मीटर मीन्स उसका डबल हुआ है, तो मतलब 8 फीट। तो इस प्रकार से हम इसको याद करने में हमें मदद मिलेगी। कॉर्नर फ्लैग की ऊंचाई, जो मैंने बताया था कॉर्नर पे फ्लैग लगे होते हैं, स्टिक के द्वारा फ्लैग लगे होते हैं जहाँ से हमारी कॉर्नर किक ली जाती है, तो उस फ्लैग पोस्ट की ऊंचाई कम से कम 5 फुट, जैसा कि मैंने बताया था 1.50 मीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 5 फीट। तो बच्चों आशा है कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, नए सामान्य नियम, लेटेस्ट जनरल रूल्स। जो पहले के रूल्स हैं और उसमें से अब क्या है कि कुछ रूल्स चेंज हुए हैं। जो बहुत पहले फुटबॉल के मैच होते थे या खेल होते थे उसमें, और इस समय में चेंज हुए हैं, तो उसके बारे में हम आपको पढ़ के समझाते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है 1 नंबर में है, अब अतिरिक्त खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित खिलाड़ी के रूप में बदला जा सकता है। कहा है कि जो अब नए रूल्स आए हैं उसमें एक्स्ट्रा खिलाड़ी चाहे जितने भी आप रख लीजिए, लेकिन एक खिलाड़ियों को बदला नहीं जा सकता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है, जो 2 है उसमें दिया गया है नए नियम के अनुसार गोल रक्षक पेनाल्टी किक के समय गोल लाइन के इधर उधर घूम सकता है। पहले नियम के अनुसार वह अपनी जगह से तब तक नहीं हिल सकता था जब तक पेनाल्टी किक ना लगाई गई हो। तो हम इसको यहाँ समझाना चाहते हैं, जो पेनाल्टी किक मिलती है, जो हमारा कोई फाउल होता है पेनाल्टी एरिया में, तो उसे पेनाल्टी किक दिया जाता है। और इस आधार पर दिया जाता है कि अगर अपोनेंट ने किक किया और उस पेनाल्टी एरिया में बॉल को हैंड किया गया, या जानबूझ के गोल कीपर के अलावा किसी और खिलाड़ी द्वारा बॉल को रोकने का प्रयास किया गया, या बॉल को हाथ से या पैर से मार के फाउल कर दिया गया, गोल लाइन के पार कर दिया गया, तो वहाँ आपको पेनाल्टी दिया जाएगा। तो पेनाल्टी के बारे में इन्होंने बताया है कि नए नियम के अनुसार गोल रक्षक अब पेनाल्टी के समय में मूव कर सकता है। मतलब जो गोल कीपर है वो पेनाल्टी लाइन पर खड़ा रहता है और वहाँ क्या करेगा, वो अपना दोनों तरफ वो हिल सकता है, मतलब कि वो अपने हिसाब से दौड़ भाग कर सकता है, जो कि पहले ऐसा नियम नहीं था। क्या था कि जब खिलाड़ी फुटबॉल की गेंद पर किक करता था उसके बाद ही वो मूवमेंट कर सकता है।
कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये है कि सामने वाला जो उसको पेनाल्टी मिली है वो गोल करे, किक करे या ना करे, उसके पहले खिलाड़ी जो है गोलकीपर वो मूवमेंट कर सकता है। अगला पॉइंट है जो पॉइंट नंबर 3 है हमारा, उसमें है अब गोल्डन गोल नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों जैसा कि आपको हम बता दें, इसको पूरा पढ़ के बता दें, उसके बाद समझाएंगे कि इसमें दिया है अब गोल्डन गोल नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसकी अपेक्षा विजेता का निर्णय करने के लिए पुराने नियम अर्थात 2 अर्धों 15-15 मिनट का अतिरिक्त समय दोनों टीमों को दिया जाता है। यदि फिर भी मैच पेनल्टी शूट आउट के द्वारा विजेता का निर्णय किया जाता है। तो बच्चों यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि गोल्डन गोल क्या है, उसके बाद रूल्स तो आपको पढ़ के बता ही दिए। अब गोल्डन गोल का नियम, अब गोल्डन गोल नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या है, जो गोल्डन गोल है बेटा, इसमें इस चीज़ को बताया गया है कि गोल्डन गोल क्या है। जैसे कि दोनों टीमें 45 मिनट का खेल ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और फिर भी खेल बराबर रहा, तो उनको 15-15 मिनट का समय दिया जाता था, और उसमें अगर फिर भी खेल बराबर हुआ तो अगली बार उनको जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था 15-15 मिनट का, तो उसमें क्या करते थे कि जो टीम पहले गोल कर लेती थी उसे गोल्डन गोल के तहत विजेता विनर घोषित कर दिया जाता था, जो कि अब वो रूल्स हटा दिया गया है। उसमें क्या होता था कि एक बार आपको 15-15 मिनट के 2 हाफ दिए गए हैं, और उसमें भी अगर टीम बराबर रही, ड्रा की है, तो अगला जो दिया जाएगा आपको 15-15 मिनट का टाइम, जो टीम पहले गोल करेगी वो विजेता, उसको गोल्डन गोल बोलते थे। लेकिन अब वो रूल्स हट गया है। अगर आप 45 मिनट के 2 हाफ 45 मिनट के 2 हाफ में टीमों का स्कोर बराबर रहता है, तो उनको दिया जाएगा 15-15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम। उसे गोल्डन गोल टाइम नहीं बोलेंगे, उसको 15 मिनट के 2 हाफ दिए जाएंगे, जो बोलेंगे एक्स्ट्रा टाइम। यदि उस एक्स्ट्रा टाइम में भी टीमें बराबर रहीं, 1-1 गोल 2-2 गोल या 0-0 रहा है, तो फिर उनको पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा विनर घोषित किया जाएगा। तो पेनाल्टी शूट आउट के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, और हम बताना भी चाहते हैं कि पेनाल्टी शूट आउट क्या है। जैसे कि दोनों टीमें बराबर रही हैं, मीन्स 1-1 गोल रहा है, 2-2 गोल, 3-3 गोल, 4-4 गोल, मीन्स टीमें किसी भी हालत में दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा है। अगर दोनों टीमों का स्कोर बराबर रहा है और एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी बराबर रहा है, तो दोनों टीमों को पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा विजेता घोषित करने का मौका दिया जाता है। तो पेनाल्टी शूट आउट होता है जो पेनाल्टी एरिया हमने बताया था 10 यार्ड पे मार्किंग किया जाता है, जो 10 यार्ड के लिए मार्क किया जाता है, तो वहाँ से पेनाल्टी शूट आउट लिया जाता है। और हर एक टीम, मतलब प्रत्येक टीमों को, जैसे 2 टीमें हैं, तो दोनों टीमों के 1-1 खिलाड़ी को 1-1 गोल करने का मौका पेनाल्टी शूट आउट के द्वारा दिया जाता है, जिसमें गोल पोस्ट के अंदर सिर्फ गोलकीपर ही रहेगा, बाकी खिलाड़ी बाहर रहेंगे ग्राउंड से, और वही खिलाड़ी अंदर रहेगा जो पेनाल्टी किक ले रहा है या पेनाल्टी शूट आउट कर रहा है। तो पेनाल्टी शूट आउट स्टार्ट होने से पहले ही टीमें निर्धारित करती हैं और अपने खिलाड़ियों का नाम देती हैं कि हमारे 5 खिलाड़ी वो कौन से हैं जो पेनाल्टी शूट आउट के लिए रेडी हैं, और वही करेंगे उस ऑर्डर में 1 2 3 4 5, और दूसरी टीम भी अपना 1 2 3 4 5 खिलाड़ियों के नाम देगी। पहले नंबर पे कौन जाएगा किक करने, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, इसी प्रकार से वो टीमें अपना नाम दे देंगे, और फिर पेनाल्टी शूट आउट स्टार्ट होगा। फिर उन 5-5 शूट आउट में जिनके गोल ज़्यादा, जिनके गोल अधिक होंगे, वह विजेता घोषित किया जाएगा।
यदि पेनाल्टी शूट आउट में भी फिर से टीमें बराबर हैं तो उनको फिर 5-5 पेनाल्टी शूट आउट दे के निर्धारित किया जाएगा। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो है गोल रक्षक के बारे में, पॉइंट नंबर 4। अब गोल रक्षक बॉल को पकड़कर बिना बाउंस किए दौड़ सकता है, लेकिन बिना देरी के उसे बॉल को छोड़ना पड़ता है। वो क्या है कि पहले जो रूल्स था हमारे फुटबॉल टीम के लिए कि जब गोल रक्षक जो गोलकीपर है वो फुटबॉल को कहाँ पेनाल्टी एरिया में जब पकड़ता था, वो पकड़कर क्या इसमें दौड़ सकता, मतलब वो जो अपने बॉल को हाथ से पकड़ता था तो उसको बाउंस करना पड़ता था हाथ से और उसके बाद फेंकना पड़ता था। अब इसमें कहा है कि अब गोल रक्षक बॉल को पकड़कर बिना बाउंस किए दौड़ सकता है, लेकिन बिना देरी के उसे छोड़ना पड़ता है। मीन्स जैसे उसने हाथ से बॉल पकड़ा और बॉल पकड़ के अपने गोल एरिया से पेनाल्टी एरिया से गोल एरिया तक दौड़ेगा और उसके बाद गोल एरिया से पेनाल्टी एरिया जो उसका दिया है, जो सर्कल बनाया गया था, जो मार्किंग किया गया था, तो उसके अंदर से वो बॉल लेके दौड़ेगा और बिना देरी के, नहीं कि दौड़ेगा फिर रुकेगा फिर फेंकेगा, ऐसा नहीं। वो बॉल को हाथ से पकड़ा और तुरंत रन करते हुए आएगा और बॉल को हाथ से ग्राउंड की तरफ फेंक देगा जिस तरफ खिलाड़ी हैं। पॉइंट नंबर 5 एंड लास्ट, इसमें क्या है, अब फुटबॉल टीम में 18 की अपेक्षा 23 खिलाड़ी हो सकते हैं, जिसमें 12 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। ये किसके अंतर्गत, 2014 फीफा विश्व कप के लिए। फीफा विश्व कप में एक्स्ट्रा 12 खिलाड़ी दिए गए थे। तो इसमें कहा है कि अब फुटबॉल टीम में 18 की अपेक्षा 23 खिलाड़ी हो सकते। प्लेइंग होते थे 7 एक्स्ट्रा होते थे, तो 11 7 18, और अब बताया है कि 23 खिलाड़ी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं कि हमारे 11 प्लेइंग हैं और 12 नॉन प्लेइंग, इस प्रकार से 23 खिलाड़ी हो सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि ये फुटबॉल का जो आज का लेसन रहा है, जो आज का फुटबॉल का क्लास रही है, इसमें आप लोगों को समझ में आया होगा। जो चीज़ ना आए समझ में उसको आप व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं या हमको गूगल क्लासरूम में मैसेज करके हमसे कंफर्म कर सकते हैं, या आप फ़ोन से हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस चीज़ का मतलब क्या है, हमको नहीं समझ में आया, हम तुरंत आपको बताएंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।